आप देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना सन 1996 से पहले की है, जब चेन्नई का नाम मद्रास हुआ करता था। उस दौरान मेरी पोस्टिंग मद्रास के पुरुपट्टनम रेलवे स्टेशन पर हुई थी। जब पहले दिन मैंने स्टेशन का कामकाज अपने हाथों में लिया तो मुझे कुछ चेतावनी दी गई। मुझसे कहा गया था कि रात के 12 बजने के बाद पटरियों की तरफ भूलकर भी ना देखें और शनिवार वाली रात को गुजरने वाली मालगाड़ी जो ठीक 1:30 बजे आती है उसे भूल से भी ना तो देखें और ना ही उसे गलती से भी लाल झंडी दिखाएं। पहले तो मुझे लगा कि ये मद्रासी लोग मुझे डराकर यहाँ से भगाना चाहते हैं, इसलिए मैंने उनकी बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया। पर जब शनिवार की रात हुई तो मैंने नोटिस किया कि पूरा का पूरा स्टेशन खाली हो गया है। यहाँ तक कि लोकल स्टाफ पे कोई ना कोई बहाने से चले गए। अब पूरे स्टेशन में मैं और सूर्य ही बचे थे। फिर जब रात के 1:30 बजने को आए तो सूर्य ने एक बार फिर से मुझे याद दिलाते हुए कहा, सर, हरी झंडी दिखाते वक्त अपनी आंखें बंदी रखना जब तक कि मालगाड़ी गुजर न जाए। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ी बहुत घबराहट तो हुई, पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैं हरी झंडी लेकर बाहर की तरफ निकला कि तभी ट्रेन की हॉर्न सुनाई पड़ी। पता नहीं क्यों ट्रेन के हॉर्न सुनते ही मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई और उस वक्त मेरी धड़कनें भी बहुत तेज हो गई थी। पूरा शरीर देखते ही देखते बुरी तरह से कपकपाने लगा था। मैंने तुरंत ही वो हरी झंडी सामने की तरफ की और इसी बीच वो मालगाड़ी धनधनाते हुए वहाँ से गुजर गई। मालगाड़ी के गुजरने के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे सब कुछ लाल लाल दिखाई दे रहा था। मैं अपनी आंखें मसलता हुआ वापस अपने रूम में आ गया और फिर जब मैंने अपनी आंखों पर पानी की छींटें मारी तो धीरे धीरे मुझे बस कुछ नॉर्मल दिखने लगा। पर इस घटना ने मेरे को अब तक अंदर से डरा दिया था। उस रात के बाद से अब मुझे हमेशा एक ही अजीब सा डर लगा रहता। फिर जब मैंने किसी तरह खोजबीन कर इस मामले की तह तक पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल मुझे पता चला कि इस रेलवे स्टेशन पर कोई भी लोकल कर्मचारी रेलवे मास्टर नहीं बनता और जो भी बना वो उस 1:30 बजे की मालगाड़ी का शिकार हो गया जो पिछले शनिवार मेरे साथ घटा था। उसे साफ जाहिर था कि मेरे साथ भी कुछ भी हो सकता है। फिर मैं ना चाहते हुए अपनी अच्छी खासी सरकारी नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो गया था। और फिर जब ये बात मैंने सूर्या को बताई तो उसने कहा कि सर, नौकरी छोड़ने से ये मुसीबत हल नहीं होगी, क्योंकि पहले के भी स्टेशन मास्टर ने भी यही गलती की थी। उसने डर के मारे अगले ही दिन नौकरी छोड़कर घर चला गया, पर कहते हैं वो आज तक घर नहीं पहुंचा। सूर्या की ये बात सुनकर मेरी एकमात्र उम्मीद भी अब टूट गई। तभी सूर्या बोला, सर, चिंतामणि सर आपकी मदद कर सकते हैं। इकलौते वही स्टेशन मास्टर हैं जो उस 1:30 बजे वाली मालगाड़ी का राज जानते हैं, पर अभी वो बाहर गए हैं। सुना है अगले हफ्ते आ जाएंगे। सूर्या की बात सुनकर फिर से एक उम्मीद तो जगी, पर चंद रोज में दूसरा शनिवार अभी आने वाला था, जिसे लेकर मेरे हाथ पर फूले हुए थे। फिर जब वो शनिवार की रात आई तो सूर्या ने कहा, सर, 1:30 बजने वाले हैं, ध्यान रहे किसी भी हालत में झंडी दिखाते वक्त आंखें मत खोलना। फिर 1:30 बजते ही मैं हाथ में हरी झंडी लिए प्लेटफार्म पर आंख बंद करके खड़ा हो गया। हालांकि अभी भी मेरे पांव बुरी तरह से थरथरा रहे थे कि तभी मालगाड़ी की हॉर्न सुनाई दी और हॉर्न सुनते ही मैंने झंडी सामने कर दी। मालगाड़ी पल भर में ही वहां से सरपट निकल गई। मालगाड़ी के गुजर जाने के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो फिर एक बार मुझे सब कुछ लाल लाल दिखाई देने लगा, पर इस बार मुझे आंखों में तेज जलन महसूस हो रही थी। मैं तुरंत ही वॉशरूम में गया और आंखों में पानी की छींटें मारे। कुछ खास आराम नहीं पड़ा, पर मुझे लगा कि सुबह तक आराम हो जाएगा। पर जब मैं सुबह उठा तो जलन तो कम हो गई थी, पर अभी भी सब कुछ लाल ही दिखाई दे रहा था, जिस वजह से मैं फिर से सो गया और सुबह से कब शाम हो गई ये पता ही नहीं चला। तकरीबन 7 बजे सूर्य घर पर आया और उसके हाथ में खाने का डिब्बा था। इससे पहले मैं कुछ बोलता कि सूर्या बोला, सर जी, क्या आपको अभी भी लाल ही दिखाई दे रहा है? फिर इस पर मैंने कहा, हाँ सूर्या, पता नहीं क्यों अभी तक मुझे सब कुछ लाल ही दिखाई दे रहा है। इस पर सूर्या ने कहा, वो चिंतामणि सर आ गए हैं। चिंतामणि सर का नाम सुनते ही मुझे थोड़ा हौसला सा मिला और उसी वक्त मैं सूर्या के साथ चिंतामणि सर से मिलने उनके घर निकल गए। तकरीबन बस से 300 किलोमीटर तय करने के बाद हम चिंतामणि सर के घर पहुंचे। जब चिंतामणि सर को मैंने अपना हाल सुनाया तो वो मेरी बात सुनकर कुछ देर के लिए एकदम से चुप हो गए।
फिर 2 घूंट पानी पीने के बाद बोले, 1:30 बजे वाली मालगाड़ी से बचना आसान तो नहीं है, मगर मेरी मानो तो चुपचाप जैसा चल रहा है चलने दो। चिंतामणि सर की बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मैंने चिंतामणि सर को मनाने की बहुत ही कोशिश की, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर जब मैं और सूर्या उनके यहाँ से निकल ही रहे थे, तभी चिंतामणि सर ने पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, जब तुम बर्दाश्त ना कर सको तो मालगाड़ी को लाल झंडी दिखा देना, उसके बाद फिर जो तुम्हारी किस्मत। इतना बोलकर वो घर के भीतर चले गए और हम दोनों भी वापस लौट आए। चिंतामणि सर के घर से लौटने के बाद सूर्या भी अपने घर चला गया। फिर मैं गुमसुम अपने रूम में बैठा रहा और यही सोच रहा था कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था जो ये आफत मेरे गले पड़ गई है। चूंकि अभी भी मुझे लाली दिख रहा था, जिस वजह से मेरे सिर में अब दर्द होने लगा था। मैं बिस्तर पर लेट तो गया, पर आंखों से नींद गायब थी। पता नहीं रात भर मैं क्या सोचता रहा, और जब सुबह हुई तो तब मेरी आंख लग गई। फिर जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरी आंख खुली। दरवाज़ा खोला तो मैंने पाया कि सूर्या आया हुआ है। मेरे दरवाज़ा खोलते ही सूर्या ने मुझसे पूछा, सर अब आपकी आंख कैसी है? तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंखें नॉर्मल हो गई हैं और सर में दर्द भी नहीं है। मैंने सूर्या को जवाब देते हुए कहा, अभी तो ठीक है, आगे का पता नहीं। फिर इसके बाद हम दोनों ही रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। काम में मन तो नहीं लग रहा था, पर किसी तरह उस दिन की ड्यूटी पूरी की और मैं घर लौट आया। रात को बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते मन में ख्याल आया कि कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मैं अपने गांव चला जाता हूं। पर जब मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया तो रेलवे वालों ने ये बोलकर मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी कि अभी ज्वाइनिंग के तुरंत बाद छुट्टी नहीं दी जा सकती। खैर रविवार से शुक्रवार तक तो सारा दिन आम सा गुजरता, पर जब शनिवार वाली रात आती तो मेरे प्राण सूखने लगते। पर 5 से 7 शनिवार गुजर जाने के बाद मेरा डर अब कम होने लगा। मुझे लगा कि अब मैं यहाँ आराम से ड्यूटी कर लूँगा, बस शनिवार की 1:30 बजे वाली मालगाड़ी के समय अपनी आंखें बंद रखनी है। फिर जब एक और शनिवार की रात आई तो पता नहीं क्यों मुझे सुबह से ही बेचैनी होने लगी थी। रात होते होते मौसम भी काफ़ी बिगड़ चुका था। बाहर जोरों से हवाएं चल रही थी और आसमान में छाए काले बादल लगातार गरज रहे थे। और जब मैं हरी झंडी के लिए प्लेटफार्म पर खड़ा हुआ तो हवाएं और भी तेज हो गईं। हवाएं इतनी तेज बह रही थी कि मैं सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी ठीक